चलिए देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो है नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल क्या होता है, आज उसी पे हम लोग बात करेंगे, और नाभिकीय बल के गुण। ठीक, तो नोट करें। नाभिकीय, ए बचवा बात ना करो, नाभिकीय बल। ठीक है, ध्यान दें, नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं उस कण को क्या कहते हैं? स्नेहा गुप्ता बताओ। नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं उन कणों को क्या कहते हैं? हाँ, न्यूक्लियन। ठीक है, जो कण नाभिक में उपस्थित होता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। उन न्यूक्लियनों को आपस में संबद्ध रखने वाला जो बल होता है उसी बल का नाम है नाभिकीय बल। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आपसे करे कि नाभिकीय बल क्या होता है या नाभिकीय बल किसे कहते हैं, तो सिंपल शब्द में आप उनको बताएं कि सर, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को परस्पर संबद्ध रखने वाला, एक दूसरे से बांध कर रखने वाला जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब बात आती है कि सर, ये बल कैसे उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है युकावा। युकावा नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि यह जो नाभिकीय बल है, जो न्यूक्लियनों को परस्पर एक दूसरे से बांध के रखता है, यह नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच में एक अतिरिक्त कण और होता है जिसे हम पाई मेसान कहते हैं। ध्यान से सुनना हमारी बात को। अभी तक आपने बस इतना पढ़ा था कि नाभिक में दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और इन्हीं दोनों को न्यूक्लियन कहते हैं। युकावा ने कहा कि इन न्यूक्लियनों को बांधने के लिए एक तीसरे कण का बहुत बड़ा योगदान है, और वो है पाई मेसान। ये भी नाभिक में ही होता है। इस पाई मेसान के विनिमय के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो इन न्यूक्लियनों को आपस में बांध के रखता है। ठीक है, जिसे आप नाभिकीय बल कहते हो। समझ में आ गई बात? यानी नाभिकीय बल पाई मेसान के विनिमय से उत्पन्न होता है। अब आप सोचेंगे सर, ये विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब प्रोटॉन एक पाई मेसान को त्याग के न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन एक पाई मेसान को त्याग के प्रोटॉन में बदल जाएगा। इस तरह ये दोनों कण आपस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। बदलने के कारण इनके बीच एक रिलेशन हो जाती है जिसके वजह से ये बंधे रहते हैं। ठीक है, तो इस पाई मेसान के विनिमय के कारण ये बल उत्पन्न होता है, इसलिए इस नाभिकीय बल को विनिमय बल भी कहते हैं। समझ में आई बात? अब हमको ये देखना होगा कि क्या पाई मेसान एक ही प्रकार का कण है कि इसके कोई प्रकार हैं। तो आप देखेंगे कि पाई मेसान तीन प्रकार का होता है। एक धनात्मक पाई मेसान, एक ऋणात्मक पाई मेसान, और एक उदासीन पाई मेसान। तीन प्रकार के ये पाई मेसान कण परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई प्रश्न करे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा न्यूक्लियन में कौन सा कण होता है, तो वो है पाई मेसान। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसी के विनिमय से नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। जैसे कल आपने पढ़ा था बंधन ऊर्जा, तो उसमें देखा कि द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण द्वारा उत्पन्न होती थी, वही ऊर्जा नाभिक के न्यूक्लियनों को बांध के रखती थी, जिसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसी तरह यहां पर नाभिकीय बल का जब बात करेंगे तो इसमें पाई मेसान के विनिमय से जो बल उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? नाभिकीय बल कहेंगे। यह जो बल होता है, नाभिकीय जो बल होता है,
वो पूरे प्रकृति में सबसे अधिक शक्तिशाली बल होता है। अगर हम इसका वैद्युत बल से तुलना करें तो वैद्युत बल से ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, और अगर हम इसका गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करें तो उससे यह बल 10 पे 38 घात गुना बड़ा होता है। लेकिन यह बल जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 10 पर -15 घात मीटर से कम होती है तभी यह बल काम करेगा। अगर 10 पे -15 घात से ज्यादा दूरी हो गई तब नाभिकीय बल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बल काम नहीं करेगा। इसका परास जो होता है, इसका रेंज जो होता है, जहां तक ये बल काम करेगा वो दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 पर -15 घात से कम। समझ में आ गई बात? तो अभी एक एक करके हम सब इनका अध्ययन करेंगे। हेडिंग लगा लें, नाभिकीय बल, और लिखते चलें साथ में, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों, न्यूक्लियन कौन कौन? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को परस्पर गलत हो रहा, परस्पर संबद्ध रखने वाला बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रश्न करे नाभिकीय बल से तो आप बताएं कि सर नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को एक दूसरे से, परस्पर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से संबद्ध रखने वाला जो बल होता है उसी का नाम है नाभिकीय बल। ठीक है। वैज्ञानिक युकावा, ये वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखना, युकावा, युकावा। ठीक है, हम तुमको नहीं कह, वैज्ञानिक का नाम बता, वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं। वैज्ञानिक युकावा के अनुसार नाभिक में उपस्थित दो न्यूक्लियनों के बीच, शोर ना करें, दो न्यूक्लियनों के बीच पाई मेसान कण के विनिमय से नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, युकावा के अनुसार नाभिक में उपस्थित दो न्यूक्लियनों के बीच पाई मेसान कण के विनिमय से नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। ये पाई मेसान कण तीन प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं। अब ये तीन प्रकार के पाई मेसान कण, नंबर एक धनावेशित पाई मेसान। धनावेशित पाई मेसान का मतलब पाई पे प्लस। ठीक। दूसरा है ऋणावेशित पाई मेसान, ऋणावेशित पाई मेसान ये। और तीसरा जो होता है, तीसरा उदासीन पाई मेसान, यानी पाई पे 0। ये तीन प्रकार के पाई मेसान कण जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। इन्हीं पाई मेसान का जब विनिमय दो न्यूक्लियनों के बीच होता है तो नाभिकीय बल उपस्थित हो जाता है और वह नाभिकीय बल उन न्यूक्लियनों को आपस में बांध के रखता है। ठीक है। अब देखिए कौन सा पाई मेसान किस प्रकार के न्यूक्लियन के बीच विनिमय करता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जब जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ध्यान देना, जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, ऐसे लिखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, ठीक है, के बीच प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच पाई धनात्मक व पाई ऋणात्मक मेसान कण का क्या होता है, विनिमय होता है। ध्यान देना कैसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर दो न्यूक्लियन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, तो ऐसे केस में या तो पाई धनात्मक होगा या तो पाई ऋणात्मक। ठीक है, इन्हीं का विनिमय होगा। अब देखो, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन क्या करेगा, एक धनात्मक पाई मेसान को ग्रहण करके या एक धनात्मक पाई मेसान को त्याग करके किस में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन में। किस में बदल जाएगा जी, न्यूट्रॉन में, ऐसे। ठीक। और यदि एक न्यूट्रॉन है तो ये ऋणात्मक पाई मेसान को त्याग कर किस में बदल जाएगा जी, प्रोटॉन में। ठीक है, तो इस तरह इनका विनिमय हो जाता है। लेकिन जब यही दोनों या तो प्रोटॉन प्रोटॉन हो या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, तब ऐसे केस में क्या होता है, तो देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच पाई उदासीन का क्या होता है, विनिमय होता है। विनिमय होता है। ध्यान रखना, जब दोनों समान न्यूक्लियन हो तो उनके बीच विनिमय के लिए कौन सा मेसान कण यूज होता है, पाई उदासीन मेसान। ठीक है,
लेकिन अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, उनके बीच विनिमय के लिए या तो धनात्मक पाई मेसान या तो ऋणात्मक पाई मेसान यूज होता है। अगर प्रोटॉन है तो धनात्मक, न्यूट्रॉन है तो ऋणात्मक। ठीक है, यहां देखो प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन उदासीन पाई मेसान को त्याग करके न्यू प्रोटॉन बना लेता है। न्यूट्रॉन उदासीन पाई मेसान को त्याग करके न्यू न्यूट्रॉन बना लेता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन डैश में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन डैश में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पाई मेसान का एक दूसरे के बीच विनिमय हो जाता है और ये नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर होंगे तो कौन सा पाई मेसान कण विनिमय में काम आएगा, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। धनात्मक तब काम में आएगा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले, और ऋणात्मक तब काम में आएगा जब न्यूट्रॉन, समझना ही बात। लेकिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, तो इस केस में उदासीन पाई मेसान कण का विनिमय होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ये पूरा जो नाभिकीय बल का कॉन्सेप्ट है वो मेसान कण के विनिमय से उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए नाभिकीय बल का एक और नाम है विनिमय बल। ठीक है, तो यहां पर हम एक लाइन नोट कर लेते हैं, नाभिकीय बल पाई मेसान कण के विनिमय से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे विनिमय बल भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए विनिमय बल क्या होता है, तो नाभिकीय बल ही विनिमय बल है। बस इसका नाम विनिमय इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पाई मेसान का विनिमय हो रहा है। विनिमय मतलब परिवर्तन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखो, अब हम बात करेंगे नाभिकीय बल के गुण। क्या क्या इनके गुण है। पढ़ने आई हो, घूम घूम के बात करो। अभी क्लास बंद करेंगे तो 12वां लोटी लोटी बतिया लियो। नाभिकीय बल के गुण देखो जी, क्या क्या इसके गुण हैं। नंबर 1, नाभिकीय जो बल है इसकी प्रकृति जो होती है आकर्षणात्मक होती है। आकर्षणात्मक का मतलब समझ रहे ना, अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, तो पहला गुण यही है, नाभिकीय बल की प्रकृति, नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षणात्मक होती है। ये आकर्षण प्रकृति होती है। ठीक, दूसरा जो इसका गुण है वो ध्यान दीजिएगा। दूसरा नाभिकीय बल का गुण है कि इसका जो परास होता है, मतलब ये बल कितनी दूरी तक काम करेगा।
तो इसका परास बहुत छोटा होता है, 10 पे -15 मीटर तक। अगर इससे अधिक न्यूक्लियनों के बीच की दूरी हो गई तो उनके बीच कोई नाभिकीय बल कार्य नहीं करेगा। यहां लिखेंगे नाभिकीय बल का परास बहुत कम, यानी 10 पे -15 मीटर तक होता है। ठीक है। यदि न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 10 पे -15 मीटर से अधिक है तो नाभिकीय बल कार्य नहीं करेगा। यानी इससे कम दूरी पर अगर न्यूक्लियन होंगे तभी नाभिकीय बल लगेगा। तीसरा जो इसका गुण है वो ये है कि नाभिकीय जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत बल के तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कितना? 100 गुना। नाभिकीय बल स्थिर वैद्युत बल से 100 गुना तथा गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। बहुत शक्तिशाली होता है नाभिकीय बल। चौथा, जब बहुत शक्तिशाली होगा तो इसे प्राकृत का सबसे शक्तिशाली बल कहेंगे। नाभिकीय बल को प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली बल होता है। नंबर 5, अब देखना, अगर 2 न्यूक्लियन है, मान लीजिए प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और इनके बीच नाभिकीय बल लग रहा है, तो इन दोनों न्यूक्लियनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इस रेखा पर वो बल कार्य नहीं करता है। ठीक है। वो बल इस रेखा पे काम नहीं करेगा। वो बल इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। यानी एक तरह से वो क्या है, अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। समझ में आ गई बात? वो रेखा पे निर्भर नहीं करता है कि ये रेखा है तो इसी के अनुदिश लगेगा, बस वो उसको अपनी ओर खींचेगा और वो अपनी ओर खींचेगा। इस तरह का बल लगता है ये। इसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। जब बल किसी की ओर लगे तो वो अभिकेंद्र हो जाता है। तो लिखेंगे नाभिकीय बल न्यूक्लियनों को मिलाने वाली
रेखा पर कार्य नहीं करता है, मिलाने वाली रेखा पर कार्य नहीं करता है, यह एक अभिकेंद्र बल होता है, यह एक अभिकेंद्र बल होता है। ठीक है जी। तो ये रहे नाभिकीय बल के गुण, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए चलिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं, शांत रहिए भाई। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है रेडियो एक्टिविता। ठीक है, कल हम लोग इस पे एक बार थोड़ा सा चर्चा किए थे ना, रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता देखिए, रेडियो एक्टिविता है क्या, ध्यान से सुनना। रेडियो एक्टिविता पदार्थ का एक गुण है। क्या है? गुण। और यह गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है वो पदार्थ क्या करता है। ठीक है, जैसे केहू के अंदर चोरी के गुण पावल जाए, हाँ, तो क्या कर सकता है? चोरी करेगा। उसी तरह से अगर किसी पदार्थ में ये वाला गुण पाया जाएगा तो वो क्या करेगा? ठीक है, अब बताने तो जा रहे हैं वही। वो पदार्थ अपने अंदर से लगातार रेडियो एक्टिव किरणों को निकालता रहेगा। रेडियो एक्टिव किरण को हम एक तरह से बेधी किरण भी कहते हैं, इसे बैकुरल किरण भी कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए, देखो जी इधर, मान लो ये एक पदार्थ है और ये पदार्थ अपने अंदर से लगातार ऐसे किरणों को क्या कर रहा, निकाल रहा है ऐसे, और ये सभी किरणें बेधी किरणें हैं। बेधी का मतलब इनके सामने अगर कुछ पड़ेगा तो उसको बेध के निकल जाएंगी। ऐसी ये बहुत डेंजरस है। इन किरणों को ये पदार्थ अपने अंदर से क्या करता है? निकालता रहता है। तो इन किरणों को हम रेडियो एक्टिव किरण भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। और इस किरण का अध्ययन सबसे पहले बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस किरण को बैकेरल किरण भी कहते हैं। दोनों नाम से जाना जाता है। और ये किरणें बेधने में बहुत सामर्थ्य रखती हैं, इसलिए इन किरणों को बेधी किरण भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 3 नाम से जाना जाता है: रेडियो एक्टिव किरण, बैकेरल किरण या बेधी किरण। ठीक है, अब देखिए, जो पदार्थ इस तरह के किरणों को हमेशा निकालने का गुण रख रहा है ना, उस पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। और इस निकालने के गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। अब ये नाम कहां से आया क्यूरी? देखिए, 2 हस्बैंड और वाइफ थे, 2 हस्बैंड वाइफ। हाँ, हस्बैंड और वाइफ 2 गुना हुए। अब तुम लोग 2 हस्बैंड और 2 वाइफ की कल्पना ना करो। हस्बैंड और वाइफ 2 हुए। एक का नाम था, उनकी वाइफ का नाम था मैडम क्यूरी, और उनके पति का नाम था पीरे क्यूरी। हाँ, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। ठीक है,
इन दोनों ने मिलकर के रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्यूरी रखा गया। सिंबल में इसको सी बनाया जाता है ऐसे। समझ में आ गई बात? तो स्टार्ट करा जाए। चलिए, ये सब समझ लिए ना क्या क्या होता है। जो पदार्थ अपने अंदर से स्वतः बेधी किरणों को क्या करे, उत्सर्जित करता रहे, ठीक, तो उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, ई पदार्थ जो है काहे अपने अंदर से ई को निकालेगा, क्या जरूरत है उसको निकालने का? कोई जरूरत होगी ना। जरूरत यह है वो अपने को हल्का करना चाहता है, क्योंकि वो भारी है उसका नाभिक। जब भारी हो जाए इस शरीर तो चलने में दिक्कत हो ना, तब वजन कहां करे, धीरे धीरे कम करो ताकि हल्का हो जाए। वही ये काम करता है। जिस परमाणु का नाभिक भारी हो जाता है उस परमाणु में इस तरह का गुण आ जाता है, वो अपने अंदर से इन बेधी किरणों को निकालने लगता है। और जब इन किरणों को निकालने लगता है तो धीरे धीरे उसके नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। और फिर जब वो हल्का हो जाता है तो ये निकालना बंद कर देता है। अब समझ में आ गई बात? तो ये इसका कारण है निकालने का। इसीलिए कहा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 80 से ऊपर जितने भी तत्व हैं उनके नाभिक भारी होते हैं और वो सभी इस तरह का गुण रखते हैं। ठीक है। जो 80 के नीचे हैं उनके नाभिक हल्के होते हैं, उनमें इस तरह का गुण नहीं होता है। अगर उनमें इस तरह का गुण डेवलप करना है तो कृत्रिम विधि अपनानी पड़ेगी, न्यूट्रॉन की सहायता लेनी पड़ेगी। न्यूट्रॉन का जब गुण पढ़ाए थे तो उसमें हमने बोला था ना, कृत्रिम रेडियो एक्टिव बनाने में याद आ रहा है, तो वहां पर न्यूट्रॉन का हेल्प लेके किया जाता है। तो चलिए नोट करते हैं। लिखें, जो पदार्थ स्वतः बेधी किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तथा इस गुण को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविता कहते हैं। इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। जैसे में अगर हम देखें तो जैसे में थोरियम, पोलोनियम, यूरेनियम, रेडियम, ठीक है, आदि, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं और ये सब इस तरह का गुण रखते हैं अपने अंदर। ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले बेधी किरणों को रेडियो
एक्टिव, रेडियो एक्टिव किरण भी कहते हैं। तथा इसका अध्ययन सर्वप्रथम वैकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसे वैकेरल किरण भी कहते हैं। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव किरणें, ये रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अल्फा किरण, नंबर 2 बीटा किरण, नंबर 3 गामा किरण। ये 3 किरणें हैं। ठीक है, और इन तीनों किरणों के विषय में हमको पढ़ना है, इनके गुणों के विषय में जानना है। हाँ, ये कल हम लोग इस पे अध्ययन करेंगे। ठीक ना, नोट कर लीजिए।